नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं वेंकटेश कोरी। निजी स्कूलों की मनमानी और अंधाधुंध फीस वसूली का मसला एक ऐसा मसला बनकर रह गया है जिसका समाधान किसी के पास नहीं है। अभिभावक जिला प्रशासन से लेकर शिक्षा विभाग तक में शिकायतें देते हैं और अधिकारी जांच के नाम पर लीपापोती करते हैं। इस पूरे मसले में अगर कोई पिस रहा है और अगर कोई खून के आंसू रो रहा है तो वो है जबलपुर का अभिभावक। फीस के नाम पर मोटी रकम देने पर मजबूर अभिभावक कई शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन उन्हें कोई राहत कहीं से भी मिलती नजर नहीं आ रही है। मजबूर होकर अभिभावकों ने एक नया संगठन खड़ा किया है जिसके जरिए इस बात को लेकर आवाज उठाई जा रही है कि निजी स्कूल मनमानी पर उतारू हैं और प्रशासन खामोश है। इस पूरे मसले पर आज हम बात करेंगे संभागीय अभिभावक संघ के अध्यक्ष मनीष शर्मा से। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। जी नमस्कार। मनीष जी, अभिभावकों की लामबंदी दर्शा रही है कि अब अभिभावक एकजुट है और निजी स्कूलों की मनमानी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। क्या कहें? जी ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस समय अभिभावक अब धीरे धीरे उत्तेजित हो रहे हैं, उद्वेलित हो रहे हैं निजी स्कूलों की मनमानियों की वजह से, और धीरे धीरे वो हमारे संघ के साथ जुड़ते जा रहे हैं और वो एकजुटता दिखा रहे हैं और उनकी आवाज, उसके विरुद्ध आवाज उठाने के लिए पूर्णतः तैयार हो रहे हैं, क्योंकि वो परेशान हो चुके हैं निजी स्कूलों की मनमानियों से। जानना चाहेंगे किस तरह से मनमानी हो रही है, किस तरह से फीस वसूली हो रही है अंधाधुंध? जी, मैं भी एक अभिभावक हूँ और बहुत सारे, करीब हमारे पास 1.5 सैकड़ा से ज्यादा हमारे साथ अभिभावक जुड़ते हुए सक्रिय, और उनसे जो हमें समस्याएं पता चलती है वो यही पता चलती है कि निजी स्कूलों में सबसे पहले मनमानी फीस की वृद्धि कर दी जाती है। कोई तय नहीं है, कहीं 10%, कहीं 50%, कहीं 60%। महंगाई भी इतनी नहीं बढ़ती जितनी की फीस वृद्धि हो जाती है। ऐसा भी नहीं है कि उस हिसाब से सुविधाएं दे रहे हैं। इसके अलावा उनकी ड्रेस फिक्स होती है, इस पर्टिकुलर स्कूल से, इस शॉप से खरीदना है, उस पर भी उनके कमीशन तय रहते हैं। बुक्स के मामले तो सबसे ज्यादा मनमानी की जाती है, क्योंकि वो जो एनसीईआरटी की बुक्स है या मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की बुक्स है, उनके कंपैरिजन में 10 गुना ज्यादा रेट होते हैं प्राइवेट पब्लिकेशंस के। उनको भी मजबूर किया जाता है कि वो उसको खरीदे। यानी हालात ये हो जाते हैं कि एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे की कम से कम 5,000 रुपए के आसपास मंथली खर्च पड़ता है एक बच्चे का। बस के साथ भी यही मनमानी है, उनके जो स्कूल में चलती है उसका भी कोई किराया निर्धारण नहीं है। यानी कुल मिलाकर लूट मची हुई है निजी स्कूलों द्वारा। क्या ये मान लिया जाए कि सभी स्कूल संचालकों ने एक गठजोड़ बना लिया है जिसके आगे जो है प्रशासन से लेकर तमाम अधिकारी बेबस हो गए? बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है, क्योंकि कभी कभी ये स्थिति हो जाती है कि हम लोग के बार बार मांग करने पर ना शासन ना प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता है। मतलब हम लोग बार बार जाते हैं, ज्ञापन देते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, कहीं आंदोलन करते हैं, और हालात ये हो जाते हैं कि कोई सुनवाई नहीं होती और पेपर में ये छपता है उनके वक्तव्य कि हमने कोई शिकायत ही नहीं की। ये बिल्कुल झूठ होता है। कहीं ना कहीं ये शासन प्रशासन उन स्कूल माफियाओं के दबाव में है। और जहां तक हमारी जानकारी में कि पूरे प्रदेश में बात की जाए या शहर में बात की जाए तो बहुत सारे रसूखदारों के स्कूल हैं, यहाँ तक कि नेताओं के स्कूल भी हमको सुनने में आया है जो विभिन्न पार्टी के, और इनके स्कूल चल रहे हैं। मनीष जी, जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आप लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं, अधिकारियों का क्या रवैया होता है? इसके पहले आप लोग कलेक्टर से लेकर जिला पंचायत के सीईओ से लेकर डीपीसी और जिला शिक्षा अधिकारी से भी मुलाकात की, सबसे व्यक्तिगत मुलाकात की, यहाँ तक कि राज्य मंत्री शरद जैन से भी मुलाकात की। इतनी मुलाकातों के बावजूद क्या किसी को ये महसूस नहीं होता कि अभिभावक पीड़ा के दौर से गुजर रहे हैं? देखिए, हमारे आंदोलन से, हमारा बस नहीं कहना चाहिए, प्रदेश में और भी 3-4 शहरों में आंदोलन हुआ जिसके दबाव में आके सरकार ने कहीं ना कहीं कुछ तो झुकाव दिखाया था पहले हम लोगों की तरफ, अभिभावकों की तरफ। जैसे इंदौर कलेक्टर ने, धार कलेक्टर ने, ग्वालियर कलेक्टर ने, जबलपुर कलेक्टर ने आदेश पारित किए जो कर सकते थे अभिभावकों के। लेकिन हुआ यह कि शासन से निर्देश जारी हो गए कि उनके आदेशों को निरस्त किया जाता है एक ही दिन के अंदर। यानी इसमें यह स्थिति लगती है कि प्रशासन करना चाहता है लोकल, लेकिन कहीं ना कहीं शासन उसको दबाव दे देता है, वो भी निजी माफियाओं के दबाव में, और वो चुप बैठ जाते हैं। यानी वो चाहते हैं, वो कहते हैं कि हम अभिभावक हैं, हम भी चाहते हैं कुछ सुधार हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमको झुकना पड़ता है। ये प्रशासन का सामान्यतः हमको जवाब मिलता है। क्या मंशा लगती है इसके पीछे? जिस प्रकार से 24 घंटे के अंदर प्रदेश स्तर से आदेश आ जाता है और कलेक्टरों के आदेश जो है निरस्त और खारिज कर दिए जाते हैं, इसके पीछे क्या मंशा लगती है? रसूखदारों के स्कूल, आपने आरोप तो लगाया ही है, क्या लगता है कि ये इनका जो है कहीं ना कहीं शासन में, सरकार में, नीतियों के निर्धारण में भी इनकी अहम भूमिका हो गई है अभिभावकों को लूटने के साथ साथ? मेरा एक छोटा सा जवाब है। हमारी जानकारी के हिसाब से पूरे प्रदेश के अंदर करीब 250 ऐसे स्कूल है जिसपे सीधा सीधा राजनेताओं का हस्तक्षेप है, या उनके परिवार के हैं या उनके खास मातहतों के हैं। तो सवाल ही नहीं उठता, जो सत्ता में बैठे हैं, जो शासन प्रशासन में बैठे हैं, तो उनका दबाव तो होगा ही होगा। और प्रशासन, जो लोकल प्रशासन है, वो चाह के भी कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगा। अभी तक का हमारा यही अनुभव है।
जानना चाहेंगे, जबलपुर के स्कूलों का आपने जिक्र किया, कौन से ऐसे स्कूल हैं जो सबसे ज्यादा मनमानी, सबसे ज्यादा फीस वसूली कर रहे हैं? कौन से ऐसे स्कूल हैं? कुछ आंकड़ा है आपके पास, कोई जानकारी आपके पास इससे रिलेटेड? कुछ अभिभावक भी लगातार आपके संपर्क में होंगे, वो क्या बताते हैं आपको? जी, कुछ अभिभावकों से हमको जानकारी प्राप्त हुई है रसीदों के माध्यम से, जो हमने जिला प्रशासन तक पहुंचाए भी। हमको ये समझ में आया कि क्राइस्ट स्कूल है, उसकी मनमानी बहुत ज़्यादा है। लिटिल वर्ड है, जिसमें फीस बहुत ज़्यादा है। ब्रिटिश फोर्ड फाउंडेशन, फोर्ड नाम का जो ब्रिटिश फोर्ड फाउंडेशन स्कूल है, उसमें भी काफ़ी फीस है। इसके अलावा महाराष्ट्र आई जैसा स्कूल, उन्होंने पहले तो नहीं की थी, लेकिन अचानक इस साल काफ़ी फीस वृद्धि कर दी। हालांकि कुछ मामलों में वो कम है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो मनमानी अपने दिखाते रहे। जितने मिशनरी स्कूल हैं वो ज़्यादातर इस मामले में ज़्यादा अग्रणी है और इस तरह से वो मनमानियाँ करने में हिचकते भी नहीं हैं। आप लोगों की डिमांड क्या है? इन स्कूलों की मान्यता तत्काल रद्द कर देनी चाहिए? देखिए, हमने तो सीधी यही बात की थी, यदि नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप इनकी मान्यता क्यों नहीं समाप्त करते। दूसरी बात, हमने ये भी कहा है कि नियम क्यों नहीं बना रही। मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ कि 1975 में कांग्रेस सरकार जब मध्य प्रदेश शासन में थी, सरकार थी उसकी, तो उन्होंने एक एक्ट बनाया था अशासकीय स्कूलों का संचालन हेतु, 1975 एक्ट। वो राजपत्र में, मध्य प्रदेश के गजट में भी उसका नोटिफिकेशन हुआ, लेकिन आज तक उसको लागू नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? हम लोग बार बार ये डिमांड करते रहे, उसके बाद भी कोई शासन प्रशासन ने कोई जवाब नहीं दिया। यानी कहीं ना कहीं तो सीधी सी बात है, ये दबाव में है और करना नहीं चाहते हैं। अब आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा? क्योंकि अभिभावक संघ आप लोगों का गठित हो गया है, लगातार जो है आप लोग अपने आंदोलन के जरिए और तमाम मंचों के माध्यम से आप लोग अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। अब आगे की क्या योजना है आप लोगों की? देखिए, हमारे नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच द्वारा एक जनहित याचिका आज से लगभग 2.5 साल पहले दायर की थी हाईकोर्ट में, जिसमें अभी विगत सुनवाई में राज्य शासन ने यह कहा था कि वो 6 सप्ताह के अंदर नियम बना रही है। हमने राज्य मंत्री से संबंध में मुलाकात की, उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि हम नियम ही बना रहे हैं, क्योंकि इसके पूर्ववर्ती लास्ट ईयर 2014 में उन्होंने यह किया था कि नियम न बना के गाइडलाइन जारी कर दी थी, वो भी निजी स्कूलों के पक्ष में। हमने उसका भरपूर विरोध किया, हाईकोर्ट ने भी इसको निरस्त कर दिया। तो हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि 6 सप्ताह का जो समय मांगा था, जो सितंबर लास्ट में पूरा हो रहा है, यदि सरकार ने उचित तरीके से नियम नहीं बनाया तो हम एक बृहद आंदोलन करेंगे और अलग ही तरीके का करेंगे। अब उनको समझ में आएगा कि जनता एकजुट हो गई है और उनके शासन प्रशासन की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी भविष्य में। इस पूरे मसले पर अदालत का दरवाजा भी संघ द्वारा खटखटाया गया है। हाल में, वर्तमान में उस केस की क्या स्थिति है? वर्तमान में स्थिति ये है कि मैं आपको थोड़ी सी उसकी जानकारी दे दूं। हाईकोर्ट ने राज्य शासन को निर्देश दिए थे कि रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाए। उस समय जो सह सचिव थे, नाम मुझे याद नहीं, उन्होंने कहा था कि हम बनाएंगे, लेकिन उन्होंने उसको ना बना के बाद में मना कर दिया, जिसपे हमने अवमानना याचिका की गई थी उपभोक्ता मंच की तरफ से। अवमानना याचिका में उन्होंने जवाब दिया कि हम गाइडलाइन जारी कर रहे हैं। उन्होंने अप्रैल 2015 में गाइडलाइन भी जारी की, लेकिन वो गाइडलाइन भी पंगु थी, टोटली निजी स्कूलों के हित की थी, जिसपे हमने हाईकोर्ट में फिर से याचिका दायर की और उसको निरस्त किया हाईकोर्ट ने। फिर से उन्होंने कहा कि 6 सप्ताह में हम नियम बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं शासन भी उसको टाल रहा है जानबूझ के, जबकि उनके पास एक्ट बना रखा है 1975 का, उसको केवल इम्प्लीमेंट करना है और कुछ नहीं करना है। आप लोग लगातार इस पूरे आंदोलन को चला रहे हैं, काफ़ी अभिभावकों से लेकर शिक्षा जगत के काफ़ी प्राचार्य हो गए, शिक्षक हो गए, उनके संपर्क में भी आप लोग रहते होंगे। क्या लगता है, जिस प्रकार से वसूली और लूट के जो आरोप लग रहे हैं, जबलपुर के तमाम स्कूल उसमें जुटे हुए हैं, या फिर कुछ हैं जिनका मकसद ही ये हो गया है कि शिक्षा की आड़ में जो है अंधी कमाई करना? मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, गृह विभाग ने 2014-15 में अपना वार्षिक प्रतिवेदन जारी किया मध्य प्रदेश सरकार का। उसमें उन्होंने साफ मेंशन किया है कि शिक्षा एक माफिया का साधन बन गया है, इस पर माफियाओं का असर हो गया, और जहां माफिया आता है तो वहां आर्थिक हित तो हो ही जाता है चालू। यानी सरकार ने स्वयं मान लिया है कि ये शिक्षा माफिया हो गए हैं और ये आर्थिक लाभ के लिए अपनी मनमानी कर रहे हैं। हमारा भी यही कहना है कि सरकार ने सही बात बोली पहली बार। हम भी यही कह रहे हैं कि इन शिक्षा माफियाओं पर कहीं न कहीं कंट्रोल जरूरी है, क्योंकि ये मनमानी पर उतारू है। क्या आपको लगता है कि ऐसा दिन आएगा कि शिक्षा माफिया पर कहीं ना कहीं उनके जो है किए की सजा मिल पाएगी? अगर भारत का इतिहास उठा के देखें तो आज से 150 साल पहले व्यक्ति नहीं सोच सकता था हम स्वतंत्र हुए, लेकिन आम जनता ने अपनी हिम्मत जुटाई, धीरे धीरे करके 1947 से स्वतंत्र कराया। इसके बाद जेपी जी का आंदोलन हुआ, उसमें भी मौलिक स्वतंत्रता के बहुत सारे साधन। आम जनता में एक ताकत होती है, भले ही देर से जागृत हो, लेकिन होती जरूर है, और जहां आम जनता है उसके सामने फिर कोई शासन प्रशासन नहीं चलता है। हमारे अंदर भी यही विश्वास है, धीरे धीरे अभिभावक जागरूक हो रहे हैं। एक दिन उनको सुनना पड़ेगा शासन प्रशासन को, और अभिभावकों के हित की बात करना पड़ेगी और निजी स्कूलों पर नियंत्रण स्थापित करना ही पड़ेगा।
मनीष जी, स्कूलों की मनमानी अंधाधुंध वसूली जिस प्रकार से हो रही है उस दर्द को हर अभिभावक महसूस कर रहा है, लेकिन क्या वजह मानते हैं आपके अभिभावक इसमें शिकायत करने से पीछे हटता है? क्या ऐसा कोई डर रहता है कि अपने बच्चों के भविष्य की खातिर उनकी चिंता को लेकर या फिर स्कूलों द्वारा कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, इस कारण वो पीछे हटते हैं, शिकायत करने से पीछे हट जाते हैं वो? जी, हम लोग लगभग 2.5 साल से लड़ाई लड़ रहे थे उपभोक्ता मंच के माध्यम से, लेकिन ये लड़ाई हमने 5 महीने पहले एक अभिभावक संघ के माध्यम से चालू की और हमारे साथ सैकड़ों अभिभावक जुड़े और हम अभिभावकों के घर घर गए। लगभग 5000 अभिभावकों से हमने संपर्क किया तो हमको जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि वो स्कूलों के भय के कारण सामने नहीं आते। वो ये कहते हैं कि हमारे बच्चों को वो प्रताड़ित करेंगे, हमको बच्चों को कम नंबर देंगे। उनके अंदर ये भय था, हमने उसको धीरे धीरे दूर करना चालू किया कि वो नहीं कर सकते। यानी कहीं ना कहीं स्कूल वालों ने यह भय भर के रखा हुआ था बच्चों के मन में और स्कूल अभिभावकों के मन में। हमें 1-2 घटनाएं ऐसी सुनने में भी आई कि जब अभिभावक संघ से जुड़ी महिलाएं या पुरुष तो उनके बच्चों को टीचर्स ने ये कहा भी कि तुम्हारे मम्मी पापा नेता बनते हैं, मतलब क्लास के सामने बेइज्जत करने की कोशिश की। यानी कहीं ना कहीं ये दबाव डालने की उन्होंने पूरा प्रयास किया है इस चीज़ का कि भय व्याप्त हो अभिभावकों और बच्चों में और ये आवाज़ न उठाएं। आपको क्या लगता है किस किस मदों में जो है वो वसूली होती है फीस की? देखिए, अगर आप फीस स्ट्रक्चर देखें उनका, क्योंकि मैं एक सवाल मैं और पूछना चाहता हूं, क्योंकि मई जून की फीस की बात आती है, मई जून की फीस डायरेक्ट लेते नहीं है स्कूल वाले, वो किसी ना किसी दूसरे मद में एडजस्ट करके वसूली उतने ही करते हैं, लेकिन फीस रहती मई जून की। क्या ये आंखों में धूल झोंकने वाली बात है? जी, इसमें 2 तरीके हैं। कुछ स्कूल डायरेक्ट लेते हैं मई जून की फीस, ठीक है, ये तो पूरी तरह से नियमों के विरुद्ध था। हमने इसकी आवाज़ भी उठाई थी, राज्य शासन ने निर्देश भी जारी किए थे, लेकिन बहुत आश्चर्य की बात है कि प्रशासन को बार बार शिकायत करने पर हमारे यहाँ के जो सचिव महोदय हैं, जो जिला स्तर समिति बनाई, वो कहते हैं शिकायतें प्राप्त नहीं हुई मई जून के फीस के संबंध में। यह झूठ है। यानी कहीं ना कहीं वो स्कूलों से, हमको तो ऐसा लगता है उनकी साठगांठ हो गई, इसलिए वो इस संबंध में आगे कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि आप सही कह रहे हैं कि बहुत सारे स्कूल मई जून की फीस न लेके कहीं बिल्डिंग फंड के नाम से लेते हैं, कहीं उन्हें स्पोर्ट यूटिलिटी के नाम से लेते हैं, कहीं अदर्स मतलब एक्टिविटीज़ के नाम से, जबकि आप जानते हैं कि स्कूल में कई ऐसे ग्राउंड ही नहीं उनके पास, वो क्या स्पोर्ट वो करेंगे। और दूसरी बात यह है कि बिल्डिंग के डेवलपमेंट के लिए लेते हैं, तो ये क्या सही है? अगर हमसे आप हिस्सा लेते हैं तो हम उसके हिस्सेदार हुए कहीं ना कहीं। यानी हमारी अगली मांग है ना यही रहेगी कि आप अगर डेवलपमेंट चार्ज हमसे ले रहे हैं स्कूल का, तो हम उसके उतने प्रतिशत के पार्टनर हुए, उतने रुपए के हिस्से के, और हमको दिया जाए। यानी ये किसी ना किसी मद में आपसे वसूलना चाहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर किसी भी नियम कानून का भय नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है, वो ये चीज़ का गलत फायदा उठा रहे हैं। फीस की मॉनिटरिंग के लिए एक नियंत्रण समिति भी बनाई है जिला प्रशासन की तरफ से, फीस निर्धारण कमेटी इसका नाम है शायद। क्या आपको नहीं लगता कि जब इस कमेटी की तरफ से कोई निष्कर्ष ही नहीं निकलना, अभिभावकों को कोई राहत ही नहीं मिलनी, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि इसको बंद कर देना चाहिए, इसको जो है कहीं ना कहीं इसका अस्तित्व ही खत्म कर देना चाहिए? जब कोई अभिभावकों के हित में कोई काम ही नहीं करना तो उसका अस्तित्व में रह के करना मायने क्या है उसके? जी, मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। जब तक गाइडलाइन हाईकोर्ट ने निरस्त नहीं की तब तक ये पावर थे जिला शिक्षा समिति के पास, लेकिन जिस दिन हाईकोर्ट ने गाइडलाइन निरस्त कर दी कि उस गाइडलाइन के हिसाब से इनके पास पावर ट्रांसफर हुए थे, उस गाइडलाइन के आधार पर। अब चूंकि गाइडलाइन निरस्त हो चुकी है, इसलिए राज्य शासन ने ये पावर इस समय जिला समितियों से वापस ले लिया है निजी स्कूलों की फीस के संदर्भ में। लेकिन अभी भी मई जून की फीस के संदर्भ में वो कार्रवाई कर सकते हैं, स्कूल बस के संबंध में कार्रवाई कर सकते हैं, यूनिफॉर्म के संबंध में कार्रवाई कर सकते हैं, बुक्स के संबंध में। लेकिन सैकड़ों शिकायतें होने के बाद भी आज तक किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की और उल्टा झूठी विज्ञप्ति जारी करते हैं कि आज तक हमें कोई शिकायतें नहीं मिली, जबकि हमारे पास कम से कम 1 दर्जन से अधिक शिकायतें रिसीव्ड सहित हैं। और इसके लिए हमने बाकायदा प्रदर्शन भी किया था कलेक्ट्रेट में, लेकिन उसके बाद अभी तक उनका जवाब यही है कि हमारे पास कोई शिकायत नहीं है। क्या ऐसा तो नहीं कि अधिकारी हाईकोर्ट से निर्देश होने का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज़ की संभावना लगती है। आप किसी भी स्कूल में चले आए प्रदेश शहर के, चाहे वो क्राइस्ट हो या अलाइसिस हो या आपके सेंट कॉन्वेंट जोसेफ हो, हर अधिकारी का बच्चा उसमें पढ़ रहा है। अब ऐसी स्थिति में जिसमें उसके बच्चे पढ़ रहे हो अधिकारी के, तो मुझे नहीं लगता है कि वो उस स्कूल के विरुद्ध कोई भी ऐसा एक्शन या कार्रवाई लेना चाहेंगे जो उस स्कूल के अगेंस्ट हो, क्योंकि हाल फिलहाल उनके बच्चे वहाँ हैं। चलिए, वैसे सभी स्कूल तो मनमानी कर रहे हैं, अंधाधुंध फीस वसूली कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये मिशनरीज में ज़्यादा है या फिर प्राइवेट में दूसरे जो गैर मिशनरी हैं उसमें ज़्यादा? अगर कैटेगरी में अगर निर्धारण किया जाए, वर्गीकरण किया जाए, कौन सबसे ज़्यादा वसूली कर रहे हैं? मिशनरीज़ के आड़ में आजकल जो दूसरे समुदाय के स्कूल हैं
वो भी इस राह पे चल पड़े हैं। पहले ऐसा नहीं था, आज से 2-3 साल पहले, लेकिन जब से मिशनरीज को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये अल्पसंख्यकों के स्कूल हैं और इन पर नियम कानून लागू नहीं होंगे, इसका पूरी तरह से गलत फ़ायदा उठाना चालू कर दिया और दूसरे प्राइवेट स्कूल जो दूसरी संविधाएं द्वारा है वो उसका लाभ उठाना चाह रहे हैं और उसका अनुसरण कर रहे हैं, उनकी देखा सीखी। क्या अब हम उम्मीद कर सकते हैं अभिभावकों की ओर से, क्या अभिभावक ये उम्मीद कर सकता है अब कि आने वाले कुछ दिनों में बहुत जल्दी राहत भरी कोई स्थिति आएगी, कोई राहत, कोई संदेश आएगा, चाहे जिला प्रशासन की तरफ से हो चाहे कोर्ट की तरफ से हो? जी, अगर आप आज से 1 साल पहले देखें, यानी विगत 2014 की बात की जाए, तो हमारे पास कोई आधार ही नहीं था, लेकिन लड़ाई लड़ते लड़ते शासन ने हमारी सुनी गाइडलाइन जारी की। ठीक है, सही नहीं थी, उसको हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया। उन्होंने वादा किया है कि नियम बनाएंगे, हमको राज्य मंत्री शरद जैन जी ने भी वादा किया है कि नियम ही बन रहे हैं, यानी लड़ाई कहीं ना कहीं सफल हो रही है और हमको उम्मीद है अभी नहीं अगले सत्र तक हमको कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ हाथ में आ जाएगा, क्योंकि ये बात शासन भी जानती है कि आम जनता को त्रस्त करके, परेशान करके वो शासन नहीं कर सकते अगले चुनाव में। इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं एक अभिभावक जिनका नाम है नरेश पेशवानी। उनकी एक बेटी है और एक बेटा है, दोनों क्राइस्टचर्च स्कूल में पढ़ते हैं। किस प्रकार की परेशानी उनको फेस करनी पड़ती है हर महीने फीस के मामले में, चाहे यूनिफॉर्म के मामले में, चाहे किताबों के मामले में, अदर एक्टिविटीज के नाम से कैसी वसूली होती है, हम नरेश जी से ही जानेंगे। नरेश जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। नरेश जी, जानना चाहेंगे क्राइस्टचर्च स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते हैं, हाँ सर, किस प्रकार की फीस की वसूली होती है? जिस प्रकार से आरोप लग रहे हैं कि मनमानी फीस होती है, काफ़ी अनाप शनाप फीस के नाम पर वसूली की जाती है, कैसे फीस अदा करते हैं आप? सर ये जब मैंने अपने एडमिशन कराया था बच्चों का 2007-2008 में, मैं तब 660 रुपये फीस भरता रहा और आज की डेट में 2550 रुपये फीस भर रहा हूँ मैं। जितनी महंगाई नहीं बढ़ी उससे ज़्यादा इनके फीस का ग्राफ बढ़ा है। इनकी 8 साल में 5 गुना लगभग फीस बढ़ी है, तो ये मनमानी फीस नहीं है, तो उससे मैं क्या बोल सकता हूँ उसके अलावा। आप लोगों ने कभी स्कूल प्रबंधन से बात करने की कोशिश की? सर वहाँ कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ जब 5-7 अभिभावक हम लोग जाते हैं तो मिलने नहीं देते हैं, बोलते एक एक करके आइए, या ज़्यादा बोलिए तो बोलते टीसी ले जाओ, ज़्यादा परेशानियाँ करते हैं। और बुक्स के मामले में भी कभी डिक्शनरी ले आओ और ड्राइंग बुक ऐसी देते हैं कि बच्चे तो नहीं, हम लोगों को भरनी पड़ती है वो। क्या लगता है ऐसी परिस्थितियां क्यों निर्मित हुई है लगातार? जो है आपने कहा कि इसके पहले कहीं जहाँ 600 रुपये लगते थे अब वो 2500 को पार करता जा रहा है फीस। हाँ हाँ सर, ये मनमानी 8 साल में 5 गुना फीस यदि मनमानी नहीं है तो क्या है? कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है आपका? चूंकि छोटा सा परिवार होगा, 2 बच्चों को आप पढ़ाते हैं, छोटी मोटी नौकरी आप करते होंगे, निश्चित तौर पर परेशानियां तो आपको काफी होंगी सिर्फ फीस के ही मामले में। सर जानना चाहेंगे आपके अनुभव ही, आपके शब्दों में ही हम जानना चाहेंगे किस प्रकार की परेशानियां होती है? सर इतनी आमदनी तो बढ़ी नहीं, जिस हिसाब से फीस का ग्राफ बढ़ाते जा रहे हैं हर साल, किसी साल 500, किसी साल 400, किसी साल 450, ऐसे फीस का ग्राफ बढ़ रहा है, तो सबका घर का बजट तो बिगड़ता है ना इसमें। कोई संतोषजनक जवाब कभी नहीं दिया? मतलब चाहे आप गए हों, चाहे दूसरे अभिभावक गए हों, स्कूल प्रबंधन की तरफ से कभी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया? नहीं सर, कोई जवाब नहीं मिला संतोषजनक। इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहायक परियोजना समन्वयक इंद्रमणि त्रिपाठी। त्रिपाठी साहब, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। त्रिपाठी जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ लगातार आवाजें उठ रही हैं, ना तो जिला प्रशासन सुनने तैयार है, ना शिक्षा विभाग सुनने तैयार है, ना परियोजना कार्यालय ही इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई कर रहा है। क्या सोचना है आपका इस पूरे मसले पर? जी, जो भी प्राइवेट स्कूलों के मसले पर कार्रवाई का जहां तक सवाल है, तो जिला परियोजना कार्यालय में तो जिस तरह की भी शिकायत पहुंचती है हम त्वरित कार्यवाही करने का प्रयास करते हैं। अब इसमें अगर किसी बिंदु विशेष पर कहीं कोई शिकायत है और उसे अगर आप स्पष्ट करें तो मैं अपना पक्ष बेहतर स्पष्ट कर पाऊंगा आपसे। मनमानी फीस को लेकर किस प्रकार की शिकायतें हाल के दिनों में आपके विभाग में, आपके कार्यालय में पहुंची है सर? फीस के संबंध में जो भी शिकायतें होती हैं वो जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के कार्यालय में आती हैं और जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ही उसे मॉनिटर करते हैं। ये जरूर है कि शिक्षा विभाग से संबंधित लगभग सभी चीज़ों की शिकायतें जिला परियोजना समन्वय कार्यालय तक आती हैं और जो भी शिकायतें होती हैं तो हमारे परियोजना संचालक जो CEO जिला पंचायत होते हैं और कलेक्टर महोदय के संज्ञान में हम तत्काल लाने के लिए यहाँ से प्रयास करते हैं
और जैसा उनका निर्देश होता है उस निर्देश के अंतर्गत हम कार्य भी करते हैं। मूलतः शिक्षा विभाग का जो कार्य है वो छात्रों को शिक्षा से वंचित न होने पाए इसके लिए प्रयास करना है। जहाँ तक प्राइवेट स्कूलों का सवाल है तो हर वर्ष वो अपनी फीस मॉड्यूल पर वो घोषित भी करते हैं और उसी फीस के आधार पर जो हम उन्हें बीपीएल के अंतर्गत 25% बच्चों का जो प्रवेश होता है तो उनकी घोषित फीस के आधार पर ही हम उन्हें फीस का रिम्बर्समेंट भी करते हैं। जिला परियोजना समन्वय कार्यालय के माध्यम से ही किया जाता है। और अगर बहुत अधिक फीस है भी तो भी उस स्थिति में हम अपने राज्य शिक्षा केंद्र के निर्धारित नॉर्म से अधिक चूंकि उन्हें रिम्बर्समेंट नहीं करते हैं, पेमेंट नहीं करते हैं, इसलिए ऐसी स्थिति बहुत कम देखने में आई है। मुझे लगता है कि देखने में नहीं आई है कि किसी ने बहुत अधिक फीस बढ़ा करके और हमसे डिमांड करी हो। लेकिन अगर ऐसा कोई मसला है और किसी पर्टिकुलर का मसला है और आप हमारे संज्ञान में लाएंगे तो मुझे भरोसा है कि आपको हमारी कार्यवाही से संतोष होगा। हम तुरंत उस पर कार्यवाही करने का प्रयास करेंगे। इस साल मनमानी फीस को लेकर न केवल अभिभावक संगठन लामबंद है बल्कि कई संगठन भी लगातार आवाज उठा रहे हैं। क्या आपको ये नहीं लगता कि इस बार जो फीस बढ़ाई गई है निजी स्कूल संचालकों के द्वारा कितने कुछ क्राइटेरिया निर्धारित होना चाहिए? वैसे जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग द्वारा इसका निर्धारण किया गया होगा, लेकिन ऐसे आरोप भी लग रहे हैं कि ये सीमा से बाहर जाकर इस बार बढ़ाया गया है। आप इत्तेफाक रखते हैं, सहमत हैं इस मसले पर? यहाँ मेरी सहमति महत्वपूर्ण नहीं है। विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से, अखबार के माध्यम से ये बात लगातार उठाई जा रही है और जैसा कि आपने भी कहा अभिभावक संगठनों ने भी ये बात उठाई है। तो अगर इतने सभी लोग इस बात को उठा रहे हैं बार बार तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई समस्या तो निश्चित रूप से है ही। लेकिन जैसा मैंने पहले भी आपको निवेदन किया कि प्रमुख रूप से इस विषय पर अधिकार पूर्वक कार्य करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ही अधिकृत हैं और उनके द्वारा इस संबंध में कार्यवाही की भी गई है, बैठकें की गई हैं, निर्देश भी प्रसारित किए गए हैं। और जो बढ़ी हुई फीस है या जैसे कि एक विषय आज ही मेरे संज्ञान में आया है कि कहीं कुछ विद्यालयों में, चूंकि अब पर्टिकुलर स्कूल का नाम मुझे जानकारी में नहीं आया, बस ऐसे ही एक शिकायत मिली है, टेंटेटिवली लोगों ने कहा है कि कुछ जगह पर पिछले सत्र में मई और जून की फीस भी ली गई है। तो ये सारी चीजें जब हमारे पास किसी शिकायत के तौर पे लिखित रूप में आती हैं तो हम उस पर तत्काल संज्ञान लेकर के कार्रवाई भी करते हैं। वस्तुस्थिति ये है कि मीडिया की खबरों को हम महत्व देकर के कलेक्टर महोदय के संज्ञान में ला सकते हैं, उच्च अधिकारियों के संज्ञान में ला सकते हैं, उनके निर्देशों के अनुरूप हम कार्य भी करते हैं। लेकिन जब तक कोई शिकायत हमारे पास शिकायत के रूप में, लिखित रूप में उपलब्ध नहीं होती, तब तक हम उसे कार्रवाई को ठोस रूप में परिणित कर पाने में अपने आप को सक्षम नहीं पाते। क्योंकि जब भी आवश्यकता होगी या जब भी कहीं किसी शिकायत की बात होगी और हम किसी उच्च अधिकारी के समक्ष उस शिकायत को प्रस्तुत भी करेंगे तो बात यह आती है कि आखिर कौन सा आधार है या क्या प्रमाण है जिसके आधार पे आप ये शिकायत प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अधिकतम हम अपने किसी सक्षम अधिकारी के द्वारा जांच कराने की स्थिति में होते हैं और जांच में भी हमें कोई लिखित शिकायत या कोई प्रमाण सहित शिकायत अगर उपलब्ध नहीं हो पाई तो वहां पर फिर हम कार्रवाई करने में अक्षम हो जाते हैं। तो मैं ये अनुरोध करना चाहूंगा जो भी आपके माध्यम से जहां जहां तक भी ये बात पहुंच रही है कि अगर कोई ऐसी विसंगति कहीं दिखाई देती है या यदि कहीं इस तरह के कोई कृत्यों में कोई लिप्त पाए जाते हैं व्यक्ति जो छात्रों के लिए अथवा छात्रों के साथ साथ अभिभावकों के लिए कोई कठिन स्थिति, गंभीर स्थिति उत्पन्न करती है, तो वो कृपा करके हमारे कार्यालय में अथवा हमारे जो विकासखंड स्रोत समन्वय कार्यालय है, नगर शिक्षा केंद्र 1, नगर शिक्षा केंद्र 2 और जबलपुर ग्रामीण, क्योंकि ज्यादातर जो विद्यालय हैं वो इन्हीं 3 विकास खंडों में अधिक संख्या में है प्राइवेट विद्यालय और यहीं से इस बात की मांग उठ रही है। तो वो अगर हमारे विकासखंड कार्यालय में भी अथवा डाक के माध्यम से अथवा SMS के माध्यम से किसी भी माध्यम से अगर लिखित रूप में हमारे पास ये शिकायत को उपलब्ध करा पाए विद्यालय के नाम सहित, छात्र के नाम सहित, तो हम उस छात्र का नाम डिस्क्लोज किए बिना, अभिभावक का नाम डिस्क्लोज किए बिना भी उच्च स्तर पर हम इसे जानकारी भी दे पाएंगे उच्च अधिकारियों को और इस पर संज्ञान लेकर के हम इस पर कार्यवाही भी कर पाएंगे। केवल इस बात पर कि बहुत अधिक शिकायतें स्कूलों के द्वारा बढ़ाई गई हैं तो वहां कई बार हम जो है हमारे हाथ बंध जाते हैं और हम वास्तव में जो कार्यवाही करनी चाहिए उस तक हम पहुंच भी नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर हमारी अक्षमता सिद्ध होने लगती है, जबकि वास्तव में वो हमारी मजबूरी होती है कि हम उस कार्रवाई को अपनी पूर्णता तक नहीं पहुंचा पाते प्रमाणों के अभाव में। तो प्रमाण अगर उपलब्ध करा दें हमें अभिभावकगण या लिखित शिकायत उपलब्ध कराएं तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से और ज़्यादा जोरदार तरीके से इस तरह की जो विसंगतियां हैं उनको दूर करने की दिशा में कार्यवाही कर सकेंगे।
ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ आपके कार्यक्रम के माध्यम से, आज आपने अवसर दिया है तो मैं आपको ये जरूर विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जिला शिक्षा केंद्र कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के विद्यालयों में जहाँ तक संभव हो बच्चों को सुचारू रूप से शिक्षा देने और यदि किसी तरह की कोई विसंगति है तो उसको दूर करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। ये हमारा दायित्व है, जिम्मेदारी है और मुझे नहीं लगता कि हम इस जिम्मेदारी से कहीं भागेंगे। आप इस बात का विश्वास कर सकते हैं कि जहाँ तक हमारा प्रयास होगा हम इस जिम्मेदारी को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। त्रिपाठी जी, आपने मई जून की फीस का भी उल्लेख किया है। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो मई जून की फीस ना केवल वसूल रहे हैं बल्कि बस किराए के रूप में भी राशि, एक मोटी रकम जो है अभिभावकों से ली जा रही है। आपको नहीं लगता कि अगर ऐसे कुछ स्कूल कर रहे हैं तो वो गंभीर अपराध कर रहे हैं? निश्चित रूप से अगर ऐसा कर रहे हैं, शासन के निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं। अब इसे मैं अपराध या गंभीर अपराध इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि अपराध किसी बात को तभी कहा जा सकता है जब वो संज्ञेय और सिद्ध हो जाए। हाँ, ये जरूर है कि अगर वो शासन के निर्देशों की अवहेलना कर रहे हैं तो ये इस निर्देश की अवहेलना करने के परिणाम स्वरूप उनकी मान्यता समाप्त करने तक की कार्रवाई भी की जा सकती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया था कि जब तक हमारे पास सप्रमाण कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होती तो हमारी मजबूरी हो जाती है उस जांच को हम पूर्ण करने की दिशा में बहुत अच्छी तरह से कार्रवाई करने में सक्षम नहीं हो पाते। दूसरी चीज, जो फीस का जहां तक सवाल है तो आपने जो वाहन फीस के बारे में बात की, तो वाहन फीस के संबंध में भी मीडिया ने अभी बहुत अपनी जिम्मेदारी पूरी की है और मैं तो कहूंगा कि मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी एक कदम आगे बढ़ के पूरी की है। लेकिन आरटीओ कार्यालय से संबंधित ये मामला होता है और आरटीओ कार्यालय से इस विषय में जो फीस है वाहन की वो निर्धारित की जाती है विद्यालयों के लिए। तो आरटीओ कार्यालय के संज्ञान में भी ये बात आनी चाहिए और हमारे पास अगर आवेदन के रूप में अभी तक एक भी शिकायत ऐसी नहीं आई है इस कार्यालय में जिसमें किसी अभिभावक ने वाहन की बहुत अधिक फीस ले जाने की बात कही हो। इसी तरह से मई जून की फीस ले जाने के संबंध में भी जो हमारा मैदानी अमला है उसके जो मौखिक रूप से उससे बातें की जाती हैं उसके संबंध में उस मैदानी अमले से हमें जानकारी मिली जरूर है कि कुछ अभिभावकों की शिकायत है कि ये शिकायत के मई और जून की फीस ली गई है। लेकिन लिखित शिकायत के रूप में अथवा उस अभिभावक के किसी बच्चे के नाम के साथ कि किस विद्यालय में उसका बच्चा पढ़ता है और उससे फीस ली गई है तो हम टू द पॉइंट कार्रवाई करने में भी सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। मैं बार बार जो अनुरोध करना चाह रहा हूं आपसे या जो एक ये कह ले कि आपके चैनल के माध्यम से मैं मैसेज देना चाह रहा हूं ये कि यदि आपके विरुद्ध आपके साथ में किसी तरह की कोई विसंगति उत्पन्न होती है और शासन के निर्देश देखिए बिल्कुल स्पष्ट हैं, शासन के निर्देश प्रत्येक व्यक्ति के लिए आमतौर पर सुलभ है और यदि आप चाह रहे हैं कि आपको उन निर्देशों की प्रति मिल जाए तो जिला शिक्षा केंद्र आपको उनके निर्देशों की प्रति कहां से उपलब्ध होगी अथवा उनकी कॉपी आप कैसे उपलब्ध कर सकेंगे हम ये भी बताने में सक्षम है। आपको मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताऊं, एमपी एजुकेशन पोर्टल आप किसी भी इंटरनेट पर लिखेंगे, ब्राउजर पर आप एमपी एजुकेशन पोर्टल लिखेंगे तो उसमें जो ब्राउजर खुलता है उसमें मध्य प्रदेश शासन के द्वारा शिक्षा से संबंधित दिए गए सारे पत्रों की प्रतिलिपियां आपको उपलब्ध हो जाती हैं। आप संबंधित पत्र की प्रतिलिपि निकालें और अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी भी विद्यालय के द्वारा उन निर्देशों की अवहेलना की गई है तो आप कृपया हमें उस विद्यालय के नाम और पर्टिकुलर यदि छात्र के साथ की जाए तो छात्र के नाम के साथ आप हमें शिकायत अवश्य दें। हम इस बात का आपको पक्का विश्वास दिलाते हैं कि किसी भी छात्र का नाम ना तो हम डिस्क्लोज करते हैं ना ही किसी अभिभावक जिसने शिकायत की हम उसका नाम भी डिस्क्लोज नहीं करते। हम अच्छी तरह ये समझते हैं कि यदि किसी का नाम हम डिस्क्लोज करके कार्रवाई करते हैं तो हो सकता है भविष्य में उस बच्चे के अध्ययन के लिए या उस अभिभावक के साथ किसी तरह की कोई विषम परिस्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि बच्चे का नाम भी हो सकता है द्वेष भावना से चलते स्कूल से काट दिया जाए। वैसे अगर ऐसा कहीं होगा किसी विद्यालय में और हमारे संज्ञान में आएगा तो निश्चित रूप से हम उस विद्यालय के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन फिर भी उनके असुविधा को बचाने के लिए हम कभी भी उनके नाम डिस्क्लोज नहीं करते हैं और अगर ऐसी कोई शिकायत प्रामाणिक रूप से हमारे पास उपलब्ध होती है तो आप निश्चित मानिए हम किसी भी तरह की कठोर कार्रवाई करने से हिचकिचाएंगे नहीं और जो आवश्यक कार्रवाई है उसे हम करेंगे जरूर। बिल्कुल सर, आरटी भी एक बड़ा मसला है, राइट टू एजुकेशन। कमजोर तबके के बच्चों को जो है प्राइवेट स्कूलों में शिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने नियम स्पष्ट कर दिए हैं। आपको लगता है कि जिले में इसका पूर्णतः अक्षरशः जो है पालन हो रहा है ईमानदारी से?
देखिए, आरटीई में जो प्रवेश संबंधी मसला है, ये हमने पिछले सत्र में और इस सत्र में इस कार्यालय ने दोनों सत्रों में इस बात के लिए जागरूकता उत्पन्न की थी और हमने पेटियां भी लगवाई हुई थी बीआरसी कार्यालय में और जिला शिक्षा केंद्र में कि यदि कोई विद्यालय आपके बच्चे का बाल्य का अगर फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करता है तो आप हमारे यहाँ ला करके फॉर्म दे दें हमारे कार्यालयों में। और यदि हमारे कार्यालय में आप कार्यालयीन समय में उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं या हमारे कार्यालय में कोई व्यक्ति आपको संबंधित व्यक्ति नहीं मिल पा रहा है तो आप वो लगी हुई पेटी में उस फॉर्म को डाल दीजिए। हम लोगों ने प्रतिदिन उनमें पेटियों से फॉर्म प्राप्त करके और संबंधित विद्यालयों को यहाँ से फॉरवर्ड किए हैं, पत्र के साथ उनको भेजा है कि इस बच्चे को अगर आपके यहाँ सीट रिक्त है तो आरटीई के अंतर्गत आपको प्रवेश देना ही पड़ेगा। और बहुत सारे बच्चों के प्रवेश हुए भी हैं। आवश्यकता पड़ने पर टेलीफोनिक वार्ता करके अथवा बीआरसी ने स्वयं उपस्थित होकर के, हमारे नोडल अधिकारी ने उपस्थित होकर के यथासंभव जिस बच्चे की शिकायत हमारे पास आई है उसके प्रवेश कराने की हमने भरपूर कोशिश की है और हम इस वर्ष के लक्ष्य को भी लगभग पाने की स्थिति में है। मैं स्वीकार करता हूँ कि अभी हम थोड़े से कम हैं, बहुत थोड़ी सी कमी हमारे पास अभी शायद 10% सीटों पे अभी हमें और प्रवेश कराने हैं। संभवतः ये टेंटेटिव है, फिगर मेरा एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन लगभग 10% सीटों पे भी हमें प्रवेश कराने हैं जिसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि 100% सीटें जो आरटी के अंतर्गत हैं वो पूरी तरह से भर जाए। इसके लिए हम लोगों ने पिछले वर्ष में मार्च महीने से लगातार प्रयास किए हैं, विद्यालयों को भी ट्रेनिंग दी है, अभिभावकों में जागरूकता भी उत्पन्न की है और अपने मैदानी अमले को भी हमने बार बार अलर्ट किया है इस चीज़ के लिए कि किसी भी बच्चे का आरटीई के अंतर्गत प्रवेश का हक मारा नहीं जाना चाहिए। जो भी पात्र बच्चा है उसे आरटीई के अंतर्गत विद्यालय में प्रवेश मिलना ही चाहिए। त्रिपाठी जी, मनमानी फीस का मामला हर अभिभावक फेस कर रहा है, हर परिवार में इसको लेकर पीड़ा और दुख की स्थिति देखी जा रही है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि शिकायतें उस तादाद में नहीं पहुंचती। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इसमें जो है कहीं ना कहीं जागरूकता का अभाव है, लोगों को प्रॉपर पता नहीं है कि इसका मैसेज कहाँ करना चाहिए, इसका कंप्लेंट कहाँ करना चाहिए? जी, दो बातें हो सकती हैं बिल्कुल। एक तो जागरूकता का अभाव जो आपने कहा, दोनों बातें हो सकती हैं। दूसरी चीज़ इसकी सूचना कहाँ दी जानी चाहिए, शिकायत कहाँ की जानी चाहिए। तो इस संबंध में मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के पास अगर इसकी शिकायत की जाएगी तो वो सबसे उपयुक्त स्थान होगा। लेकिन यदि आप जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शिकायत नहीं दे पा रहे हैं अथवा वहां कोई ले नहीं रहा या ऐसी कोई स्थिति आपको लगता है कि ऐसी है या किसी कार्यालयीन समय में आप नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां शिकायत देने के लिए, तो मैं ऐसे सभी लोगों को बिल्कुल आमंत्रित करूंगा कि आप जिला शिक्षा केंद्र में ये शिकायत उपलब्ध कराएं। हमारा कार्यालय भी जिला शिक्षा अधिकारी के अधीन है, हम जिला शिक्षा अधिकारी को रिपोर्टिंग करते हैं और अगर आपकी कोई शिकायतें हमारे पास आएंगी तो उपयुक्त कार्यालय तक, वो उच्च कार्यालयों तक निश्चित रूप से हम यहाँ से अग्रेषित करके अपने पत्र के साथ पहुँचाएंगे। जिला शिक्षा केंद्र में अगर आपकी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस पर समुचित कार्रवाई हो, इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे और इसके लिए मैं अपनी प्रतिबद्धता और हमारे दायित्व का बोध मैं आपसे पहले ही जाहिर कर चुका हूँ कि हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। अगर कोई शिकायत आएगी तो हम कार्रवाई निश्चित रूप से इस पर पूरी करने की कोशिश करेंगे। स्कूली बच्चों के भविष्य से जुड़े इस अहम मसले पर आपने समय दिया, हमारे साथ अपनी राय जाहिर की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी। धन्यवाद, आपके चैनल को भी धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि ऐसी अगर कोई शिकायत है शिक्षा से संबंधित, बालकों की शिक्षा से संबंधित कोई भी शिकायत है तो किसी भी अभिभावक के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए और ख़ासतौर से मीडिया के उन लोगों के लिए जिन्होंने बहुत जागरूकता और बहुत अच्छी सोच का परिचय हमेशा दिया और हमारे जो स्कूल चले हम अभियान को सफल बनाने में मैं बार बार धन्यवाद करता हूं मीडिया के लिए। और अगर ऐसी कोई बात है और आप हमारे संज्ञान में लाएंगे तो हम आपके लिए अग्रिम धन्यवाद प्रेषित करते हैं शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए आपके सराहनीय प्रयासों के लिए। धन्यवाद। निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली को लेकर ये था हमारा खास शो। हम तमाम मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस खास चर्चा से जुड़ने के लिए। खबरों का सिलसिला चलता रहेगा, आप देखते रहिए हैथवे न्यूज़।